तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड। तो कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड में आपको पहले समझा चुका हूँ, उसका इंट्रोडक्शन भी सब दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आज हम करेंगे इसका कोरेटिव फंक्शन। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड हमारे कोरेटिव फंक्शन को मिनिमाइज कर देता है लीनियर फंक्शन में, और फिर उसको लीनियर लीनियर ऑप्टिमाइजेशन में उसको मतलब इनडायरेक्टली सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बातें सारी बताई भी हैं। तो आपको पता है हमारे पास जो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन बनती थी वो इस तरह से बनती थी कुछ, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि क्वाड्रेटिक फंक्शन लीनियर में मिनिमाइज होता कैसे है, मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, आपको पता ही है हमने लीनियर सॉल्व किया था, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो हमने उसको किस तरह से बनाया था? हम्म, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो आपको सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास मिनिमम पर फंक्शन की वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मिनिमम पर क्या होती है? ज़ीरो होती है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा ए एक्स। चलो इसको इस तरह से कर देते हैं, एफ एक्स, ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था? हमारे पास मिनिमम पर इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लें जिसका ग्रेडियंट, ठीक है, जिसका ग्रेडियंट एग्जैक्टली क्या हो हमारे पास, यही हो, सेम टू सेम, ए एक्स माइनस बी, तो हमारे पास क्या होगा? जो फंक्शन होगा वो हमारे पास लीनियर ऑप्टिमाइजेशन बन जाएगा। जाहिर सी बात है, बन जाएगा। तो अब हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका क्या हो हमारे पास, ग्रेडियंट एग्जैक्टली ये बने। तो वो जो फंक्शन है ना, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास होता है जिसका ग्रेडियंट एग्जैक्टली क्या बनता है? ये बनता है। वो मेरे पास फंक्शन होता है, मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स और माइनस बी का ट्रांसपोज और एक्स, ठीक है। ये होता है हमारे पास एग्जैक्टली वाला फंक्शन जिसका हम, अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूँ, क्या लूँ? ग्रेडियंट लूँ, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। अब आपको पता है मैं बोथ साइड पे ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको जो भी इसका आंसर आएगा वही आएगा, एग्जैक्टली इस तरह से कन्वर्ट होता है। चलो मैं करके थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। सही है, तो किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस पार्ट को। सही है, तो इस पार्ट को मैं नाम दे रहा हूँ एच एक्स, अपनी मर्जी से एच एक्स नाम दे रहा हूँ इस पार्ट को, ठीक है। फंक्शन है, कोई सा भी आप नाम दे सकते हो। तो इसको मैंने कंसिडर किया बी ट्रांसपोज ऑफ एक्स। सही है। तो अब मैं इसका अगर ग्रेडियंट लूँ, तो उसका ग्रेडियंट का आंसर होगा इसका, सबसे पहले आप ये देखो, इसको समझो ये किस तरह से ओपन होता है। अगर मैं बी ट्रांसपोज ऑफ एक्स इसको ओपन करूँ तो ये ओपन होता है मेरे पास B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। इस तरह से मेरे पास ये ओपन हो जाता है। कहाँ तक चलता रहता है ये? अप टू BN C N, यहाँ तक चलता रहता है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा, किसको? इसको, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा D/dx, बी का ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे चलो अगर आई लगाना चाहो तो आई लगा देता हूँ, वरना कोई मसला नहीं है। तो इसका मेरे पास आएगा, आपको आपको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव लेना तो सबको आता ही होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। यहाँ पे था मेरे पास x1 था, यहाँ पे x लिखा हुआ है ना मेरे पास। तो x1 x2 x3 और xn, सही है। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूँ, आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ओनली B1 हो जाएगा, इसका B2 हो जाएगा, इसका B3 हो जाएगा, इसका एट ए टाइम्स। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, BI ऐसे लिख सकते हो। आई फॉर क्या? 1 2 3 4 5, इस तरह से, सो वन। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आया ओनली B, सही है।
तो आप अगर ग्रेडियंट लोगे, ग्रेडियंट भी डेरिवेटिव ही होता है, तो अगर आप ग्रेडियंट इस पे अप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपके पास बनेगा, क्या बनेगा, बी, ओनली बी। सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ओनली बी लिख दो, ओनली बी लिख दो तो ठीक रहेगा। समझ गए। तो हमने इस पार्ट का डेरिवेटिव ले लिया। किस पार्ट का, इस पार्ट का, यहाँ पर, ये पूरे के पूरे पार्ट का। इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला था, हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होता है जिसका मेरे पास ग्रेडियंट एग्जैक्टली ये हो। तो देखो इस पार्ट का तो मेरे पास ये बन गया बी, और माइनस की साइन तो पीछे लगी हुई है, तो माइनस की साइन तो आएगी। उसके बाद अब मैं कंसिडर करूंगा ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। ठीक है। तो चलो इसको इसको मैं बना देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ जी ऑफ एक्स बना देता हूँ। और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, 1/2 एक्स का ट्रांसपोज, और उसके पास क्या क्या था, ए एक्स था। ठीक है। ए एक्स, इस तरह से मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अब वही सेम सीन करूंगा मैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था ऐसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, और जो आंसर आएगा मैं बता दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली क्या बनेगा, एग्जैक्टली मेरे पास बन जाएगा ये ओनली ए एक्स, ये वाला पार्ट बन जाएगा ओनली ए एक्स। तो ये मेरे पास लीनियर लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ होता है किस तरह से। जैसे मैंने इसका ये वाला पार्ट बोला था ना कि किस तरह से ओपन होता है, इसी तरह मेरे पास अगर ऐसे लिखा हुआ है x का ट्रांसपोज ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला हिस्सा मेरे पास ओपन होता है समेशन समेशन आई और जे 1। ठीक है। और ये मेरे पास ओपन होता है इस तरह से, आई जे एक्स आई एक्स जे, इस तरह से ओपन होता है। सही है। तो अब क्या, अच्छा सबसे पहले तो आप ये बात याद रखो, आपको पहले जो मैंने लीनियर का क्वेश्चन समझाया था आपको तो पहले वो समझना होगा, उसके बाद ये पहले बाद में समझना क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है। अच्छा ये इस तरह से था। अब इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारे पास लगती है, वो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है, इफ ए इज सिमेट्री सो ग्रेडियंट ऑफ एक्स ट्रांसपोज इसका ग्रेडियंट। ठीक है। ग्रेडियंट मतलब इसका वही ना, डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज, अब इसकी डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो वो भी कराना बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास प्रॉपर्टी लगती है वो ये थी। तो ये बराबर होता है 2 ऑफ ए एक्स के। ठीक है। ये मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो अब देखो मेरे पास, अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूँ ये वाले पार्ट का, मतलब एक ग्रेडियंट यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। सही है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये बनेगा 1/2 एक्स टी एंड ए एक्स। सही है। और ये बनेगा किसके बराबर, ए एक्स के। ये प्रॉपर्टी थी जो मैंने अभी आपको लिख के दिखा दी। ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। तो अब ये इस पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, मतलब इसका ग्रेडियंट लूँ, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, इस पूरे पूरे के पूरे पार्ट का मेरे पास आंसर आएगा ओनली, ये देखो अभी पूरा का पूरा सेम पार्ट ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ए एक्स आएगा। सही है। तो ये मेरे पास बन गया ए एक्स के बराबर। तो सही है भाई, इसको बदल देते हैं ए एक्स में। तो मैंने यहाँ पे बदल के दिखाया था, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया, इसकी तरफ अप्लाई किया, और इसका मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका, तो मैंने जब भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया बी। समझ गए। तो सही है। इसी तरह मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये ग्रेडियंट ऑफ जी एक्स, ये बराबर होगा, यहाँ पे लगेगा ग्रेडियंट ऑफ 1/2, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया मैंने ग्रेडियंट, मतलब डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास इसका आंसर अब बनेगा, क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स का ए एक्स ओनली। ठीक है। ये बन गया ए एक्स। अब देखो
जी एक्स कौन सा वाला मेरे पास पार्ट था जो मैंने कंसिडर किया था? वो मेरे पास जी एक्स वाला पार्ट था ये वाला, जी एक्स वाला मेरे पास ये वाला पूरा का पूरा पार्ट था, और जो मैंने एच एक्स कंसिडर किया था ये मेरे पास लिखा हुआ है वो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट था। बिल्कुल यही था या नहीं था? ठीक है, और इसका आंसर मेरे पास आया है बी, ग्रेडियंट लेने पर। ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है, इसका ग्रेडियंट लेने पर, और इसका आंसर आया मेरे पास ए एक्स, फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, तो अब मैं इस फंक्शन को वापसी लिख रहा हूँ और इस पर अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेडियंट, तो एक ग्रेडियंट यहाँ लगेगा, एक ग्रेडियंट यहाँ लगेगा, एक ग्रेडियंट यहाँ लगेगा। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं इस पर ग्रेडियंट, तो बोथ साइड, तो यहाँ पे ले लिया एफ एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों साइड पे ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स, फिर क्या होगा माइनस ग्रेडियंट बी का ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, इसका आंसर मैं पूरा निकाल चुका हूँ आपके सामने, इसका भी आंसर मैं फाइंड कर चुका हूँ। खैर, इसका आंसर पूरे का पूरा ये लिखा हुआ, और इसका आंसर आया ए एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा ए एक्स, तो चलो भाई लिखते हैं, ग्रेडियंट लेने पे इस पूरे का आंसर आया मेरे पास ए एक्स, और इस पूरे का आंसर क्या आया मेरे पास, जो मैंने अभी आपको निकाला था, फाइंड किया था, ये रहा बी। ठीक है भाई, तो माइनस की जगह माइनस की साइन आई और बी। अब ये बताओ बना नहीं बना? वही सेम मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन बनी, ये पूरा का पूरा जीरो के बराबर था, स्टार्टिंग में बताई थी, और ये वही बना ए एक्स माइनस बी। तो इस तरह से मेरे पास क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मेरे पास लीनियर में इस तरह से बदलता है। ठीक है, ये रहा जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बना के आपको दिखाया था, समझ गए? ये मैंने समझा दिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन, और इसकी मैं इंट्रोडक्शन वगैरह सब आपको दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि ये क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं वही कॉन्जुगेट गिवन मेथड, और उसका मैं आपको बता चुका हूँ, सब इंट्रोडक्शन में आपको पढ़वा चुका हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम वही लिखा है। अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, अब वही कन्वर्जन टेस्ट, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, और ये जो सेम एग्जांपल लिखी हुई है, मैं सेम यही एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे करवा चुका हूँ। ये जो सेम एग्जांपल लिखी हुई है ना, आपके सामने बिल्कुल सेम ही एग्जांपल परफॉर्म करवा चुका हूँ, ये वाली। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम आगे करते हैं। ये सारी वही लिखी हुई है कि हम एसपीटी किस तरह से पहचानते हैं कि एसपीटी है, जो भी है मैंने आपको ये सारी की सारी बातें बताई हुई हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जेंस टेस्ट आता था हमारे पास, ये भी मैं आपको सब बता चुका हूँ। उसके बाद ये एग्जाम्पल है जो हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा ना इस पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब क्या है, हमने सबसे पहले फंक्शन को कंसिडर कर लिया, एफ एक्स कॉमा वाई इस तरह से बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, और बी क्या है यहाँ पे, जीरो है, आपको पता है, दैट सी बात है, क्योंकि आपको दिया हुआ ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रेडियंट लोगे फंक्शन का, तो आप अगर ग्रेड फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 2x और 8y। आपको ग्रेडियंट लेना आता है, अगर नहीं आता है तो आप सीख सीख सकते हो। ग्रेडियंट हम इस तरह से ही लेते हैं फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ग्रेडियंट ले लिया फंक्शन का, जो कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, और अगर आपको ग्रेडियंट लेना नहीं आता तो आप ग्रेडियंट लेना सीखो, फिर आपको आ जाएगा बस। फिर हम इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 2 0 0 8 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल गैस लूंगा मैं 1,1, मैं 1,1 से इनिशियल गैस लेना शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो हमारे पास, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्लेचर रीफ मेथड से। ठीक है, जो मैंने लास्ट आपको सॉल्व करवाया था ना लीनियर वाला, वो भी फ्लेचर रीफ्स था। और फ्लेचर रीफ्स हमारे पास, अच्छा इसके और भी हमारे पास होते हैं, इसके और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेचर रीफ्स है, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने सॉल्व किया था वो था हेस्टेनिस स्टीफल मेथड था, वो 1952 में जिन्होंने सॉल्व किया था। लेकिन सबसे इजीएस्ट हमारे पास जो होता है वो फ्लेचर लीफ्स होता है, और वो क्यों इजीएस्ट है, क्योंकि हम उसमें ग्रेडियंट का सिर्फ नॉर्म चाहिए होता है, जो कि हमारे पास दो नंबर्स का नॉर्मल रेशो होता है, और ना ही तो हमें डॉट प्रोडक्ट की कॉम्प्लिकेशन होती है, और ना हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर की ज़रूरत होती है इसमें फ्लेचर लीफ मेथड में। अच्छा, तो याद करो मैंने आपको सबसे पहले उसमें फ्लेचर लीफ का जब फॉर्मूला लिखवाया था, तो कौन क्या लिखवाया था मैंने आपको, x1 का भी फॉर्मूला मैंने उसमें बताया था आपको,
और x2 का भी फॉर्मूला बताया था, और आपको r का भी फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बीटा 1 का भी फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले जब मैं अगर मैं x निकालूं तो आपको मैं दिखाता हूँ दरअसल x कहाँ पे निकला हुआ है, x1 ये निकला हुआ। ठीक है, ये x1 का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मुझे सबसे पहले नीड होगी x नॉट की। x नॉट मेरे पास क्या है, इनिशियल गैस, जिसपे मेरा कर्सर गया हुआ है। ठीक है, ये इनिशियल गैस है। तो उसके बाद देखो अब यहाँ पे अल्फा नॉट तो मुझे नहीं पता, चलो डी नॉट मैं निकाल लूंगा किसी भी तरह से। ये डी नॉट वही है जो मैंने वहां पे सबसे पहले पी नॉट बनाया था, ये डी नॉट वही है। तो यहाँ पे क्या मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा, अल्फा नॉट। तो अल्फा नॉट तो मिसिंग है ना, तो अल्फा नॉट का फॉर्मूला होता है मेरे पास जी नॉट का ट्रांसपोज जी नॉट, और फिर क्या होता है मेरे पास डी नॉट का ट्रांसपोज ए डी नॉट। ये सेम वही है जो मैंने लीनियर में निकाला था, सेम वही है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है, बस मैंने यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, इनिशियल गैस ले लिया। इनिशियल गैस लेने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको कंप्यूट करोगे ग्रेडियंट को एक्स नॉट के लिए। ठीक है, तो एक्स नॉट हमारे पास इनिशियल गैस था, इनिशियल गैस था मेरे पास क्या था, 1,1। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास फंक्शन था आया था 2x, फिर इसके मेरे पास क्या आया था 8y, ये रहा मेरे पास। ठीक है, ये रहा 2x और 8y। तो इस पे मैंने x की जगह पे क्या किया, 1 लिया, y की जगह पे क्या लिया मैंने, 1 लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 2 और 8। तो मेरे पास की जो निकला है ना फंक्शन ऑफ x नॉट, ये मेरे पास कहलाता है g नॉट। ठीक है, g नॉट। उसके बाद जो मेरे पास g नॉट होता है वही मेरे पास सेम बन जाता है d नॉट। वहां पे p नॉट बन जाता था जो मैं r नॉट निकालता था, यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है मेरे पास d नॉट। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, सवाल ये उठता है मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, इसका बहुत सिंपल जवाब है। इसकी वजह है कि ड्यू टू स्टीपेस्ट डिसेंट डायरेक्शन हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। वो क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर हम माइनस नहीं लगाते तो हम फंक्शन को मैक्सिमाइज करते, मैक्सिमाइज मतलब बढ़ाते रहते। विथ माइनस हम फंक्शन को कम करते हैं, हम मिनिमाइज करते हैं। ग्रेडियंट जो होता है ना, हमेशा ग्रेडियंट ग्रेडियंट हमेशा हमारी मैक्सिमम की तरफ पॉइंट करता है डायरेक्शन को। ठीक है, और मिनिमम तक पहुंचने के लिए हम उसका उल्टा डायरेक्शन लेते हैं, मतलब माइनस लगाते हैं। समझ गया माइनस क्यों लगाया। ठीक है, उसके बाद मुझे जी नॉट भी मिल गया, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको जी नॉट का अब अल्फा नॉट का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये जो जी नॉट आया है, जी नॉट का आप ट्रांसपोज ले लो, ये रहा जी नॉट का ट्रांसपोज ले लो, और उसको जी नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा। फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया, जिसका आंसर आया है 68। ये सब मैं सॉल्व करवा चुका हूँ आपको लीनियर वाले में। फिर क्या किया, मेरे पास डी नॉट का ट्रांसपोज लिखा हुआ है यहाँ पे, और डी नॉट का ट्रांसपोज, और डी नॉट तो ये रहा जो हमने फाइंड किया था। तो डी नॉट का आप ट्रांसपोज ले लो, और फिर ए डी नॉट, और ए डी नॉट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ए डी नॉट मतलब ए की जो मैट्रिक्स थी हमारे पास, जो कि बनाई थी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में, ये बनाई थी ना मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको ये इसका नाम दिया है मैंने ए, जिसमें मेरा कर्सर है, इसको मैंने नाम दिया ए। ठीक है भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया डी नॉट के साथ, डी नॉट ये रहा मेरे पास -2 और -8। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई करने का -4 और -64। तो मैंने क्या किया, उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज जो मेरे पास डिनोमिनेटर में लिखी है उन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर दिया डी नॉट का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया मैंने ए डी नॉट से। तो मेरे पास पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, मेरे पास आंसर आ गया 520। अब डी नॉट का इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। और फिर क्या करेंगे, अल्फा नॉट जी नॉट का ट्रांसपोज ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर डालूंगा, जो मेरे पास 68 आया है ये रहा जिसमें मेरा कर्सर है, और 520 में डालूंगा डिनोमिनेटर में। आप देख सकते हो डाल दिया, और इसका आंसर मेरे पास आ गया 0.13076 आ गया, वो 769 आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा x1। x1 क्या था, x1 मेरे पास था फर्स्ट आइट्रेशन का मिनिमम। x1 ये था ना मेरे पास फर्स्ट आइट्रेशन का मिनिमम, अब मैं x1 निकालूंगा, बिल्कुल जी। तो चलो भाई मैं x1 निकालता हूँ। तो x1 का फॉर्मूला यहाँ पे वही होगा, x नॉट प्लस अल्फा नॉट और डी नॉट। तो x नॉट की जगह x नॉट डाला जो मेरे पास था, मतलब इनिशियल गैस था, और अल्फा नॉट जो अल्फा नॉट अभी अभी मैंने निकाला वो अल्फा नॉट डालूंगा, और डी नॉट क्या है मेरे पास, डी नॉट था -2 और -8 जो मैंने अभी के अभी यहाँ पे फाइंड किया था, ये रहा। ठीक है, आप कर्सर देख सकते हो, कर्सर है। उसके बाद क्या हुआ, अब हम निकालेंगे, उसके बाद x1 निकालने के बाद ये फर्स्ट हाइड्रेशन का मिनिमम हमें मिल गया। अब मैं निकालूंगा न्यू ग्रेडियंट। न्यू ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे x1 की दो वैल्यूज मिल गई ना। x नॉट की क्या थी मेरे पास 1 थी, अब x1 की मेरे पास एक न्यू वैल्यूज मिल गई। वो न्यू वैल्यूज क्या है मेरे पास, न्यू वैल्यू है मेरे पास 0.7 जो अभी निकाली गई, और दूसरी है -0.04। तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया था 1 से, अब मैं सेकंड में मल्टीप्लाई करूंगा न्यू ग्रेडियंट निकालने के लिए, किससे, यही जो मेरे पास रिसेंट वैल्यू आई है उससे। तो मेरे पास ग्रेडियंट 1 मिल गया
क्या मिल गया, G1 मिल गया मुझे 1.4769 और सेकंड मिल गया -0.369। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गया वही मेरे पास जो मैंने फ्लेचर रीव्स का आपको फार्मूला बताया था, एफ आर लिखा हुआ है, एफ आर फॉर फ्लेचर रीव्स। ठीक है, जो कि मेरे पास फार्मूला होता है G1 का ट्रांसपोज G1 और G0 का ट्रांसपोज T और G0। ठीक है, तो G1 मैंने क्यों, ये जो मैंने G0 निकाला था तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला था, यहाँ पे फॉर्मूले में मुझे नीड पड़ी थी G1 की, इसलिए मैंने निकाला था। ठीक है, तो अब क्या आएगा, इसको कंप्यूट करूंगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मेरे पास पार्ट। अच्छा चलो फॉर्मूले पे आ जाते हैं वापसी, ये रहा फॉर्मूले में मेरे पास जो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट लिखा हुआ है G1 का ट्रांसपोज और G1, इसको मैंने कंप्यूट किया मतलब G1 के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया G1 के साथ। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर मेरे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है भाई, यही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, इसका आया 2.3186। फिर क्या, मैंने डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैंने किया सॉल्व, जी नॉट का ट्रांसपोज जी नॉट के साथ सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 68। ठीक है, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक करके। ये मैंने फाइंड किया था, ये किया हुआ 68, ये रहा। और आप मेरा कर्सर देख सकते हो, कर्सर जा रहा है ठीक है उस पर, ये 68 इस तरह से। और ये कैसे करते हैं यह सब मैं आपको बता चुका हूँ, लीनियर में भी बता चुका हूँ, और आपको पता है किस तरह से जी नॉट के ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे जी नॉट वाली मैट्रिक्स से। जी नॉट वाली मैट्रिक्स ये रही 2 और 8। ठीक है भाई, तो कर दिया इस तरह से। फिर आपने बीटा वन के लिए आपने सारी की सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दी 0.0341 और आपके पास आंसर आ गया। अब क्या हो, अब हम न्यू डायरेक्शन निकालेंगे। याद करो उसमें जब हम पहले वाली को बराबर ले रहे थे, मतलब उसको, उसमें हम पी नॉट को ले रहे थे ना, तो पी, फिर फर्स्ट वाला पी नॉट तो हमने डायरेक्ट आर नॉट के बराबर ले लिया था। लेकिन फिर सेकंड वाले में हमने क्या किया था, उसको अपडेट किया था डायरेक्शंस के साथ। तो यहाँ पे भी सेम वही है मेरे पास, मुझे क्या पड़ेगा, D1 को बराबर नहीं लेना पड़ेगा मुझे G1 के, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसी को अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे G1 के साथ माइनस की साइन को डाली। आपको पता है ड्यू टू स्टीपेस्ट डिसेंट डायरेक्शन हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज नहीं करते, मिनिमाइज करते हैं, इसलिए मिनिमाइज करने के लिए माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, और B1 और D0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है बीटा वन की फॉर्म हमारे पास वैल्यू क्या आई है 0.0341, और D0 की वैल्यू क्या आई है हमने पीछे ही फाइंड की थी, तो आपके पास लिखी हुई है वो वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैंने बैक कर दिया, वापसी देख लो, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, तो अब क्या है मेरे पास, बस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस किया, जो भी हो रहा था उसका आंसर मेरे पास आ गया -1.54 एंड 0.0964। उसके बाद D1 निकालने के बाद मैं क्या निकालूंगा, ठीक है, अब मुझे जो जो वैल्यूज मुझे अभी रिसेंट मिल गई है मैंने यहाँ पे लिख दी। फ्रॉम फर्स्ट एडिशन वी हैव, हमें क्या मिला, x1 की वैल्यू मिल गई, G1 की वैल्यू मिल गई और D1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब स्टेप लेंथ मालूम करूंगा, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास स्टेप लेंथ होती है दरअसल, अल्फा अल्फा नॉट या अल्फा वन हमारे पास स्टेप लेंथ होती है। ठीक है, स्टेप लेंथ, तो स्टेप इसके वन के बारे में मेरा फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा वन का G1 का ट्रांसपोज G1, और जब मेरे पास अल्फा नॉट था तो उसके लिए बन गया था G नॉट का ट्रांसपोज G नॉट बन गया था, और यहाँ पे बन गया D1 का ट्रांसपोज और A D1। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा न्यूमरेटर वाला पार्ट, और न्यूमरेटर वाला पार्ट मैं पहले से कंप्यूट कर चुका हूँ ओल्ड कैलकुलेशन में, तो मैंने वही यूज़ कर ली 2.3186। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, कोई बात नहीं। और फिर कंप्यूट करूंगा AD1, तो AD1 क्या होगा, ए की मैट्रिक्स जो मेरे पास बनाई थी स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, D1 के साथ। D1 ये लिखी हुई है मैंने जहाँ पे सारी लिख दी हैं, शो करा दी हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा -3.090 और 0.7725। फिर क्या करूंगा, न्यूमरेटर का पूरा जो मेरे पास पार्ट लिखा हुआ है D1 का ट्रांसपोज T, इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको मैंने सॉल्व किया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.8920, इस तरह से आ रहा है। आगे चलते हैं, अल्फा वन की वैल्यू मैं सब कुछ डाल दूंगा, न्यूमरेटर भी मुझे मिल चुका था, डिनोमिनेटर भी मिल गया, सबकी वैल्यू को डाल दिया, मेरे पास आ गया 0.47794176, इस तरह से मेरे पास कुछ आंसर आ गया। अब x2 अपडेट करूंगा, तो x2 अपडेट करने के लिए क्या होगा, x2 का मतलब सेकेंड आइट्रेशन का मिनिमम, समझ गए, अब सेकेंड आइट्रेशन पर हूँ ना, सेकेंड आइट्रेशन का मिनिमम, तो x1 प्लस अल्फा वन और D1 ये सब को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद प्लस करा दूंगा, तो मेरे पास ये आंसर कुछ इस तरह से बन गया। ये तकरीबन तकरीबन बराबर है किसके, ज़ीरो के, जो मेरे पास अभी आंसर आया x2 का, तो मेरे पास ये तकरीबन तकरीबन बराबर होता है 0,0 के बराबर होता है। तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, मेरे पास क्वेश्चन में जितने भी अननोन्स होते हैं तो उतनी ही आइट्रेशन से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हम मिनिमम तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे पास कितने अननोन थे, एक x था एक y था, तो इसका मतलब मेरे पास 2 आइट्रेशन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, और बिल्कुल हो गया।
देख लो, अगर मेरे पास x2 0,0 आ गया तो बिल्कुल भाई हो गया ख़त्म, तो हो गया बिल्कुल ख़त्म, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तो अब न्यू ग्रेडियंट निकालेंगे, न्यू ग्रेडियंट मतलब जो x2 की मेरे पास जो न्यू न्यू वैल्यूज आई हैं उससे निकाल लिया, ज़ाहिर सी बात है 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 2 ही होगा, ये भी तकरीबन तकरीबन 0 ही होगा, 0 वेक्टर G2 का, ठीक है। और फ्लेचर रीफ्स लगाओ, ज़ाहिर सी बात है जब ये आपके पास 0 बन गया तो अगर आपके पास न्यूमरेटर 0 है तो ज़ाहिर सी बात है पूरा का पूरा 0 बन गया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज द ग्रेडियंट बिकम 0 एट द मिनिमम बीटा नॉट वो बीटा 2 ऑटोमेटिकली बिकम्स 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके पास आखिर में कंक्लूजन लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, बस ये हमारा सॉल्व हो गया पूरा का पूरा फ्लेचरीज और कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड। आप चाहो तो बैक करके समझ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने फुल सॉल्व कर पाया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है।